नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस कार्यक्रम में हम एक 23 वर्षीय युवती की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 23 मई 1998 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है दोपहर के 12:13 और जन्म का स्थान है मध्य प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो सिविल सर्विसेज में सफलता के योग के बारे में जानना चाहती हैं। ये आईएएस बनने के योग क्या हैं और साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है कि 2023 तक, और इसके अलावा सरकारी नौकरी, स्टेट के जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं पीसीएस वगैरह, उसके बारे में जानना चाहती हैं कि कैसे कितनी संभावना है उसमें। विवाह का योग कब तक है इसके बारे में पूछा गया है। विवाह पहले या जॉब पहले लेना सही रहेगा। इसके अलावा हस्बैंड के बारे में पूछा गया कि जिनसे विवाह होगा वो कैसे होंगे। कंफ्यूजन रहता है, ग्रास्पिंग पावर थोड़ा वीक है, उसके उपाय पूछे गए हैं। वैवाहिक जीवन के बारे में पूछा गया और कुंडली में धन से जुड़े हुए योग के बारे में पूछा गया है। चलिए सीधे इनकी लगन कुंडली की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे समक्ष है। 5 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ हो रही है। सिंह लग्न की पत्रिका बन जाती है। चंद्रमा देवता देखें तो वो मेष राशि में जाकर के विराजमान है। अब देखिए, सिंह लग्न और मेष राशि, अग्नि तत्व की प्रधानता हो गई कुंडली में यहाँ पर, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, अपने मन की करने वाले होते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि यदि ये जिद सही चीजों के प्रति हो तो दुनिया बदलने का मादा रखते हैं ऐसे लोग। यहां पर देखें तो लग्नेश सूर्य जाके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। लग्न का मान 12 डिग्री है, यानी लग्न के पास बलाबल बढ़िया है। और यहां पर समझा जाए तो ऐसे लोग जो भी सिंह लग्न वाले बनते हैं या एक वृश्चिक वाले और दूसरे सिंह लगन वाले, ऐसे लोगों को आप शासन प्रशासन में सबसे ज्यादा देखेंगे। कई बार मैंने इस बात को कहा है, एक तो सिंह लग्न वाले और दूसरा वृश्चिक लगन वाले, ऐसे लोग शासन प्रशासन में यानी कि पुलिस वगैरह में और इवन पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों को आप देखेंगे और अच्छे पद पर देखेंगे आप ऐसे लोगों को। तो जिद्दी होते हैं, अपने मन की करने वाले होते हैं, हठी स्वभाव के होते हैं। लगन में यहाँ पर राहु बैठा हुआ है तो उस हठ में कोई कमी तो रहेगी नहीं, वो हठ बना रहेगा। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं सूर्य की राशि में और सूर्य 10वें में जाकर के बैठा हुआ है, जो कि करियर का होता है। तो लगन में बैठा हुआ राहु जातिका के एम्बिशंस को हाई कर देगा, इनकी महत्वाकांक्षाओं को ऊंचा करने वाला होगा। 9 डिग्री के साथ यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं कुमार अवस्था में। यहाँ से बैठ करके राहु कुंडली के 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव के ऊपर अपनी दृष्टि डालेंगे। अब देखिए, 5वां भाव शिक्षा का और संतान का होता है और इंटेलिजेंस का होता है। इंटेलिजेंस का होता है। अब देखिए, राहु लगन में बैठा यानी माथे पे बैठा और इंटेलिजेंस भाव को देख रहा है, तो निश्चित रूप से एक राहु वाली जो पर्सनालिटी कह लीजिए, ये राहु का इफेक्ट कह लीजिए, इनके जीवन में देखने को मिलेगा। तो एक जो कंफ्यूजन वाली बात बोली गई, वो एक पॉइंट तो यहाँ से मिल जाता है कि लगन में राहु जब बैठता है तो कई बार व्यक्ति के मत को भ्रम भी करता है, यानी मति भ्रम देता है। लेकिन ये राहु इंटेलिजेंट भी बनाता है। ऐसा मत समझिए कि ये राहु यहाँ पर सिर्फ नुकसान करेगा, ऐसा नहीं है कि राहु यहाँ पर सिर्फ नुकसान करेगा, ये इंटेलिजेंट भी बनाएगा जातिका को। लेकिन राहु कंफ्यूजन जरूर देता है, ज्यादातर लोगों को देता है। यहां पर बैठ करके राहु जो 5वें भाव की पर दृष्टि डालेंगे, वही कंफ्यूजन वाली बात जो आपने कही वो लागू होती है। यहाँ पर 7वें भाव विवाह भाव के ऊपर राहु का प्रभाव, मेरे हिसाब से मैं इसको अच्छा नहीं कंसिडर करूंगा। राहु भाग्य भाव को देखेंगे तो देश विदेश की यात्राएं, धर्म से जुड़ी हुई यात्राएं, और यहां पर विशेष रूप से देखिए तो राहु चंद्रमा को देख रहा है। राहु चंद्रमा को देख रहा है अपनी 9वीं दृष्टि से, और राहु बुध को भी देख रहा है अपनी 9वीं दृष्टि से। अब समझिए, राहु लगन में बैठा, इंटेलिजेंस को देखा, शिक्षा को देखा, अब वो मन का कारक जो चंद्रमा है उसको देखा, बुद्धि का कारक जो ग्रह है बुध उसको भी देखा, और ज्ञान का जो कारक ग्रह है गुरु उसको भी राहु देख रहे हैं। हालांकि डिग्री वाइज बहुत फर्क है, तो कम प्रभाव पड़ेगा गुरु के ऊपर, लेकिन बाकी ग्रहों के ऊपर राहु का प्रभाव है। तो ये कंफ्यूजन दर्शा रहा है निश्चित रूप से।
आगे बढ़ जाते हैं, सीधे चलते हैं कुंडली के सप्तम भाव की तरफ। यहाँ पर गुरु केतु बैठे हुए हैं। अब कहने को ये गुरु चांडाल दोष कह देना चाहिए, लेकिन दोनों की डिग्री को बहुत ध्यान से देखिए। 12 डिग्री का केतु है तो वहीं 29 डिग्री की गुरु यहाँ पर बैठे हुए। केतु पीछे की ओर जा रहा है, गुरु आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको गुरु चांडाल कहना बहुत उचित नहीं होगा, बहुत उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ये ग्रह बैठे हुए हैं ये विवाह के लिए बहुत अच्छे नहीं है। खास करके केतु, विशेष रूप से केतु यहाँ पर अच्छे नहीं माने जाएंगे। और एक स्त्री का चार्ट है, यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं तो ये कुछ हद तक भावनाश भी करेंगे। भावनाश सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे कि गुरु यहाँ बैठे हैं, वरन इसलिए भी करेंगे कि राहु और केतु का प्रभाव है वहां पर। लेकिन वो प्रभाव कम है, वो प्रभाव कम है क्योंकि डिग्री वाइज वो बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहे गुरु को। फलित क्या होगा समझिए। गुरु यहां पर बैठे हुए हैं। इस कुंडली में गुरु को समझा जाए तो पंचमेश एवं अष्टमेश होकर के गुरु सप्तम में जाकर के बैठे हुए हैं। पंचमेश एवं अष्टमेश सप्तम में जाकर के बैठा हुआ है। इसको विवाह के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी हो सकती है। पंचमेश गुरु का जाकर के सप्तम भाव में बैठना ये लव मैरिज की तरफ भी इंडिकेशन देता है, क्योंकि गुरु पंचमेश है, सप्तम में गए, प्रेम का संबंध विवाह से बना और राहु केतु एक्सिस पर है तो प्रेम विवाह होने की संभावना यहां पर बढ़ जाती है। यहां से बैठ करके गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से कुंडली के 11वें भाव को देखेंगे। आपको धन के लिए ये धन देने वाले होंगे। अपने ज्ञान के माध्यम से आप धन का जो है वो अर्जित कर सकती हैं अपने धन को। लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि ये अच्छा है। और गुरु तीसरे खाने को देखेंगे तो ये भी आपके पराक्रम के लिए बढ़िया है। तो गुरु सिर्फ नुकसान नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि गुरु सिर्फ नुकसान करेगा। हाँ, राहु केतु के इन्फ्लुएंस में आ जाने की वजह से थोड़ी परेशानी जरूर होगी। केतु की बात कर लेते हैं। यहाँ पर केतु युवावस्था के बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर केतु शनि की राशि में बैठा हुआ है तो फलित भी वो केतु शनि की जैसा ही करेगा, यानी कि शनि के जैसा ही वो परिणाम देगा। शनि नीच का होकर भाग्य भाव में बैठा हुआ है, यानी कि केतु थोड़ा विलंब से विवाह करें तो ही बेहतर है। अदरवाइज अगर शीघ्र विवाह किया जाए तो केतु के द्वारा दी गई परेशानियों में वृद्धि हो जाएगी, यानी थोड़ी परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो कुंडली मिलान करके और थोड़े विलंब के साथ विवाह किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगी स्थिति। आगे बढ़ जाते हैं। शुक्र अष्टम भाव में उच्च का हमें नजर आ रहा है 28 डिग्री के साथ। परम उच्च का यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, लगभग परम उच्च का 27 डिग्री पर शुक्र परम उच्चता के साथ बैठते हैं। यहाँ पर 28 डिग्री के शुक्र बैठे हुए हैं तो लगभग परम उच्च के बैठे हुए हैं शुक्र। इस कुंडली में शुक्र को समझा जाए तो तृतीयेश एवं कर्मेश होकर के शुक्र जाकर के कुंडली के 8th हाउस में बैठे हुए। रिसर्च के लिए ये बहुत बढ़िया है। करियर के ग्रोथ के लिए भी यहाँ पर मैं शुक्र को अच्छा मानूंगा, भले ही ये 8th में क्यों ना है। तो यहाँ पर जिस करियर में आप जाना चाहेंगे वहां पर आप डीप रिसर्च करना या उससे जुड़ी हुई पढ़ाई को बहुत तह तक जाकर के करना ये नजर आ रहा है। यहाँ पर बैठ करके शुक्र इनहेरिटेंस भी देंगे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। हो सकता है ससुराल पक्ष की तरफ से आपको धन का लाभ देखने को मिले, तो हिडन प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने की संभावना है जो कि आपने अपनी मेहनत से नहीं कमाया हो। यहां पर बैठे हुए शुक्र धन भाव को देखेंगे, ये धन के लिए भी इसकी स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। तो शुक्र की स्थिति बढ़िया है। बाकी यहां पर कर्मेश होकर के 8th में बैठे हुए तो कई बार करियर में थोड़े बहुत अप्स डाउन्स हो सकते हैं। हो सकता है ट्रांसफर हो जाए। अब मान लीजिए कि सरकारी नौकरी लग गई तो क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ट्रांसफर हो जाए यहां से वहां। तो इस तरीके की छोटी मोटी परेशानी ये शुक्र आपको दे सकता है। यहां पर 28 डिग्री के साथ बाल अवस्था में शुक्र बैठे हुए। भाग्य भाव में देखें हम तो 3 ग्रह बैठे हुए हैं, बुध, शनि और चंद्रमा। अब बुध, शनि, चंद्रमा तो बैठे हुए हैं, लेकिन डिग्री पर ध्यान दीजिए तो शनि और चंद्रमा बहुत पास हैं। शनि और चंद्रमा बहुत पास हैं और शनि चंद्रमा की युति विष दोष का निर्माण करती है। विष दोष का जो परिणाम देखा गया है वो ये देखा गया है कि व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा आते हैं। व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार आते हैं और यहां पर से राहु की दृष्टि भी इस चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। तो यहां पर चंद्रमा थोड़े से पीड़ित नजर आ रहे हैं। अगर आप इस चंद्रमा को बेहतर बना लें तो यही चंद्रमा मेडिकल के क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ देने वाला होगा। मेडिकल के क्षेत्र में यही चंद्रमा जो शनि के साथ बैठा हुआ है वो ज्यादा लाभ देगा। हाँ, राहु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर कभी भी अच्छी नहीं मानी जा सकती है, कभी भी अच्छी नहीं मानी जा सकती है। या राहु चंद्रमा साथ बैठ जाए तो उसको मेरे हिसाब से अच्छा नहीं मानना चाहिए। लेकिन यहां पर जो शनि बैठे हुए हैं वो आपको डीप स्टडी या किसी एक चीज के ऊपर फोकस करने में मदद करेंगे। शनि और चंद्रमा एक चीज के ऊपर फोकस करने में आपको मदद करने वाले होंगे। कई सारे आध्यात्मिक लोगों की कुंडलियों को अगर आप उठा करके देखेंगी तो वहां पर आपको शनि चंद्रमा का कहीं ना कहीं युति या इनकी आपस में जो दृष्टि का संबंध देखने को आपको मिल जाएगा। यहां पर अब चंद्रमा को समझा जाए तो चंद्रमा द्वादशेष होकर के 9वें भाव में जाकर के बैठे हुए, यानी कि विदेश भाव का स्वामी 9th में जाकर के बैठा हुआ है। विदेश की यात्राएं आप कर सकती है।
शनि की बात कर ली जाए तो षष्ठेश एवं सप्तमेश होकर के शनि भाग्य भाव में जाकर के नीच की राशि में बैठे हुए, अब शनि की नीचता भंग हो रही है ऐसा हमें दिख रहा है, क्योंकि मंगल लग्न से केंद्र में बैठा हुआ है, तो शनि की नीचता बहुत हद तक भंग होती हुई हमें नजर आ रही है। अब शनि देखें तो भाग्य भाव में बैठा हुआ है, तो विवाह के बाद ये शनि भाग्योदय भी आपको कराएगा, लेकिन मेरे हिसाब से विवाह थोड़ा विलंब से किया जाए तो बेहतर है, तो बेहतर रहेगा आपके लिए, अन्यथा थोड़ी परेशानी ज़्यादा हो सकती है। तो कुंडली मिलान करना और विवाह थोड़ा मेच्योर हो जाने पे करेंगी तो स्थिति ज़्यादा बेहतर रहेगी आपके लिए। 4 डिग्री के साथ बाल अवस्था में शनि बैठे हुए हैं, कुंडली के 11वें भाव, 3रे भाव एवं 6ठे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो आपकी आय में यानी इनकम में कई बार शनि रुकावट दे सकते हैं। 3रे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर कई बार वो एफर्ट आप नहीं कर पाएंगी जो एफर्ट आपको करना चाहिए, या इवन आपको जो खुद से उम्मीद है ना वो एफर्ट कई बार आप नहीं कर पाएंगे, जबकि आपके अंदर वो करने की पोटेंशियल मौजूद है। और शनि की दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर जो पड़ेगी ये कंपटीशन वगैरह में सफलता दिलाने के लिए अच्छा है, लेकिन निश्चित सी बात है मेहनत तो करनी होगी, मेहनत करेंगी तो कंपटीशन में सफलता, शत्रुओं पर विजय, यही शनि देवता आपको दिलवाने वाले होंगे। एक बात आपको और बता दूं कि यहाँ पर शनि की दृष्टि जो कुंडली के 11वें एवं 3रे भाव के ऊपर पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं मित्र संबंधित चीज़ों को भी दर्शाता है, तो कि कहीं ना कहीं आपके मित्र सर्कल में परेशानी हो या फिर आपका जो मित्र सर्कल है वो छोटा हो, इसकी संभावना थोड़ी दिखती है। बुध यहां पर बैठे हुए हैं कुंडली के भाग्य भाव में। अब बुध को समझें इस कुंडली में, तो बुध धन के और आय दोनों के स्वामी हैं, यानी कि इस कुंडली में जो धन की जिम्मेदारी है ना वो पूर्ण रूपेण बुध के हाथों में है, वही धनेश है और वही इनकम के भी लॉर्ड हैं। वो भाग्य भाव में महाधनी योग बना करके बैठे हुए हैं, ये स्थिति बढ़िया है, ये स्थिति बढ़िया है, लेकिन बुध शनि के साथ बैठा हुआ है और शनि बुध के घर को देख भी रहा है, यानी इनकम विलंब से आपको आए, उसमें थोड़ी बाधा आए, ये भी दिख पड़ती है आपकी कुंडली से। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के 10वें भाव को देख लेते हैं। सूर्य मंगल 10th हाउस में बैठे हुए हैं, सूर्य मंगल यानी कि पराक्रम योग 10वें भाव में बन रहा है आपके, शुक्र की राशि में 10th हाउस कर्म के भाव में यहां पर दोनों बैठे हुए हैं, और यहां पर ये दोनों ही ग्रह दिग्बल हो जाते हैं। दिग्बल का मतलब है इनको दिशा बल प्राप्त हो जाता है, तो दिशा बली भी हैं और अच्छे भाव में भी जाकर के बैठे हुए हैं, और जहां तक शत्रु राशि में होने का सवाल है तो तात्कालिक मैत्री में भी है ये शुक्र के साथ। तो सूर्य मंगल की जो स्थिति है 10वें भाव में वो बहुत अच्छी नजर आ रही है, आपका करियर बहुत अच्छा होगा, इस बात की सूचना 10th हाउस से मिल रही है हमें, और मेहनत करेंगी तो निश्चित रूप से आप चमकेंगी। चमकेंगी कहने का मतलब है कि सूर्य और मंगल जो 10th हाउस में बैठा हुआ है ना, उसकी रोशनी, या यूं कह लीजिए कि आप अपने कर्मों के द्वारा समाज में अपना नाम बनाएंगी, समाज में शाइन कर सकती हैं आप, क्योंकि लग्नेश और यहां पर समझिए मंगल इस कुंडली का योग कारक ग्रह है। योग कारक का मतलब होता है कि वो कुंडली का सबसे ज्यादा शुभ परिणाम देने वाला ग्रह है, क्योंकि मंगल सुखेश एवं भाग्येश दोनों होकर के केंद्र त्रिकोण योग बना करके 10th में बैठे हुए हैं। सूर्य मंगल की युति इस कुंडली में राजयोग समान परिणाम देती है, ये बढ़िया है। दूसरा, ये सूर्य मंगल आपको भी पता है अग्नि, दोनों ही अग्नि है, और दोनों ही अग्नि एक साथ बैठी हुई है, तो एनर्जी भरपूर है। तो आईएएस वगैरह के लिए, उन क्षेत्रों के लिए ही ये जो युति है आपको लाभ देगी। अदरवाइज मान लीजिए ये युति 10th में नहीं होकर के 7th भाव में होती तो ये प्रेम को जलाती, यानी कि वैवाहिक जीवन में ये परेशानी देती आपके नेचर की वजह से। लेकिन ये 10th हाउस में है और जिस तरफ आप जाना चाह रही है वहां पर ये एनर्जी आपको सपोर्ट करने वाला होगा। तो कंफ्यूजन को दूर भगाइए, कुंडली बढ़िया नजर आ रही है। इन दोनों ग्रहों की दृष्टि जो 4थे भाव के ऊपर है, ये प्रॉपर्टी के से जुड़े मामलों में, सुख से जुड़े मामलों में आपको लाभ देने वाला होगा। मंगल अस्त के जरूर हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पोटेंशियल है, उनके पास बल मौजूद है। षडबल में मंगल का बल अच्छा खासा नजर आ रहा है, तो उसकी चिंता मत करिए। यहां पर आपको मंगल और सूर्य दोनों ही सपोर्ट करने वाले होंगे। दशाओं की बात कर लें तो शुक्र की महादशा आपको चल रही है, जो कि 26 नवंबर 2023 तक आपको रहेगी, और फिलहाल शुक्र में बुध की अंतरदशा चल रही है, जो कि 26 सितंबर 2022 तक रहेगी। तो अभी कर्मेश की दशा चल रही है, दशा बढ़िया है आपके लिए। फिर सूर्य की महादशा आएगी, शुक्र के बाद जो सूर्य की दशा आएगी वो दशा आपके लिए सबसे बेहतरीन रहने वाली है। और सूर्य लग्नेश है, आपके स्टेटस को बढ़ाने वाले होंगे, फेम देने वाले होंगे, करियर में कुछ ऊंचा पद दिलवाने वाले होंगे। तो सूर्य की दशा निश्चित रूप से आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाली है। एक बात और आपको बता दूं कि सारे ग्रह आपको दिखने में लग रहे होंगे कि
राहु केतु के एक तरफ आकर के बैठे हुए हैं, तो इसको काल सर्प दोष भी कहा जाता है। बट मैं इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, पहले थोड़ा बहुत करता भी था, लेकिन अब मेरे हिसाब से काल सर्प जैसा कोई दोष नहीं माना जाना चाहिए कुंडलियों में। तो उसकी चिंता आप मत कीजिएगा कि कुंडली में काल सर्प दोष है या किसी ने डरा दिया तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ना राहु की दशा आने वाली है ना ही केतु की दशा आने वाली है। तो दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि काल सर्प नाम की कोई चीज आपकी कुंडली में मौजूद है। मन का भटकना, कंफ्यूज होना, वो राहु के कारण है और दूसरा जो चंद्रमा शनि के साथ है उसकी वजह से, स्पेशली राहु के कारण है। तो यहां पर आपको दूसरे चीजों के ऊपर फोकस करना है, ना कि काल सर्प के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। चलिए आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। यूपीएससी में सफलता के योग आप जानना चाहती हैं, आईएएस बनने के योग 2023 तक। मुझे ये समझ नहीं आया आपने 2023 तक क्यों कहा। शायद आपको किसी ने कहा होगा कि शुक्र की दशा तब तक चल रही है, या आपके मन में कोई प्लान हो तो अलग बात है, क्योंकि उसके बाद का समय और भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सूर्य की महादशा आपको आने वाली है। तो अभी आपका जो समय चल रहा है वो अभी भी बढ़िया चल रहा है करियर वाइज, और आगे आने वाला जो समय है वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। ओवरऑल करियर देख लीजिए या अपनी प्रोग्रेस को सोच लीजिए, वो आपके लिए बेहतर ही रहने वाला है आने वाले समय में। आईएएस बनना, यूपीएससी में सफलता प्राप्त करना, इसके योग बहुत अच्छे हैं, लेकिन बृहस्पति को थोड़ा बेहतर करिए, या जो कंसंट्रेशन की परेशानी है उसको बेहतर करिए। करियर में कोई परेशानी नहीं है, उसके लिए सोचने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि करियर में परेशानी है या कुंडली में आईएएस बनने के योग नहीं है। वो सब हैं आपकी कुंडली में बनने के योग, उसके ऊपर जाना ही नहीं। लेकिन ये बनने के लिए क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा करनी पड़ेगी आपको, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो यहां पर आपको अपनी शिक्षा के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। करियर तो है आपका, एक नंबर करियर है, सरकारी नौकरी 100% लिखी हुई और वो भी उच्च कोटि की। तो मेहनत करिए, मेहनत करिए। किस चीज में? शिक्षा पर मेहनत करिए। दशमांश कुंडली भी मेरे समक्ष है, वहां पर भी यही आपका बता रहा है। वृश्चिक लगन की आपकी दशमांश कुंडली बन जाती है। गुरु लगन में मंगल चौथे में, सूर्य पंचम में, बहुत जबरदस्त स्थिति है वहां पर भी। बस मेहनत करिए, और ये जो कन्फ्यूजन वगैरह हो रहा है कुछ उपाय दूंगा मैं आपको, उससे उसको दूर करने की कोशिश करिए और फोकस्ड होकर के पढ़ाई करिए। आपकी कुंडली के योग बहुत अच्छे हैं। सरकारी नौकरी स्टेट या यूपीएससी में लगने की संभावना 2023 तक बिल्कुल मौजूद है। 10th हाउस के स्वामी शुक्र की दशा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेहनत करिए, 2023 तक भी है, उसके आगे भी है। ये भी हो सकता है कि आप इनिशियली आपको कोई छोटी सफलता मिले, मान लीजिए स्टेट लेवल की मिले, और आगे आने वाले समय में यूपीएससी की सफलता मिल जाए। ऐसा भी बहुत लोगों के साथ होता है। कहने का मतलब बस इतना है मेरा कि समय बढ़िया ही चल रहा है, और आने वाला समय भी आपके लिए गोल्डन पीरियड ही रहने वाला है। नॉर्मल नहीं, सिल्वर नहीं, गोल्ड पीरियड ही रहने वाला है आपके लिए, गोल्डन पीरियड। तो मेहनत करिए। सरकारी नौकरी पक्की है, अच्छी नौकरी पक्की है, मान सम्मान मिलेगा आपको आपके करियर से, कहीं कोई दो राय नहीं है। विवाह का योग कब तक मौजूद है? देखिए, शुक्र की दशा में विवाह का योग संभव है, शुक्र विवाह आपका करा देगा, लेकिन कुंडली ये बता रही है कि विवाह थोड़ा विलंब से कराया जाए तो बेहतर है। आपकी नवमांश कुंडली बहुत बढ़िया है विवाह के लिए। आपकी नवमांश कुंडली बन जाती है मिथुन लगन की, लगन में गुरु बैठे हुए हैं, लग्नेश बुध उच्च का चौथे में बैठा हुआ है, 10वें में शुक्र उच्च के बैठे हुए सूर्य के साथ। कहने का मतलब है कि आपकी जो D9 कुंडली है वो बहुत अच्छी है विवाह के लिए। ये क्या दर्शाता है? मेरे हिसाब से ये यही दर्शाता है कि थोड़ा विलंब से या थोड़ा मेच्योर होकर के विवाह करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मान लीजिए आपको कोई अच्छा लड़का मिल जाता है, या आपके घर वालों को कोई अच्छा लड़का मिल जाता है, तो क्या करेंगे? अगर विवाह करना ही है, जान लेंगे सामने वाले को, कुंडली मिलान कर लेंगे और विवाह के लिए आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि विवाह का जो पीरियड है वो अभी चल रहा है। शुक्र की दशा जो चल रही है, तो विवाह का पीरियड आपका शुरू हो चुका है। बुध की अंतर दशा भी चल रही है, तो ये विवाह का पीरियड अच्छा दिख रहा है। तो विवाह करना चाहे कर सकती हैं, कुंडली मिलान कर लेंगे, सामने वाले को जान लेंगे और विवाह में आगे बढ़ जाएंगे। इनिशियल डेज में प्रॉब्लम आ सकती है विवाह में। लगन कुंडली ये बता रही है, सप्तम में केतु है, सप्तमेश नीच का बैठा हुआ है, भाग्योदय जरूर होगा विवाह के बाद, लेकिन इनिशियली थोड़ी परेशानी विवाह में रह सकती है। तो उससे घबराने की या ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका शनि चंद्रमा साथ में है, तो ज्यादा नेगेटिव आप हो जाएंगी। तो ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे समय बीतेगा आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होता चला जाएगा। इसके बाद आपने पूछा है कि विवाह पहले करें या जॉब करें पहले। देखिए, समय तो दोनों का ही बढ़िया नजर आ रहा है। करियर तो बहुत ज्यादा आपका अच्छा नजर आ रहा है, बल्कि यूं कहूं कि आपकी कुंडली में करियर वाला जो पार्ट है ना, वो सबसे ज्यादा बली है। आई रिपीट, आपकी कुंडली में जो करियर वाला पार्ट है ना, वो सबसे ज्यादा बली है। अगर आप मुझसे पूछेंगे इस करियर में, इस कुंडली में सबसे ज्यादा बेहतरीन आपको क्या दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा आंख बंद करके करियर। आंख बंद करके भी बोलूंगा करियर, और आंख खोल के और पूरी कुंडली देख करके भी बोलूंगा करियर।
तो करियर वाला पार्ट ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है आपकी चार्ट में, तो आप ये देख लीजिए कि आप पहले आप क्या करना चाहती हैं। मेरे राय लेने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप क्या करना चाहती हैं। विवाह तो आप चाहेंगी तो हो ही जाएगा। करियर वो जगह है जहाँ आपको मेहनत करके हासिल करनी है और समय अच्छा चल रहा है, और विवाह अगर थोड़े विलंब से करेंगी तो फायदेमंद भी है आपके लिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप फिर भी मेरी राय जानना चाहें ज़बरदस्ती तरीके से भी, तो मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा अभी करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस रखिए। इनिशियली अभी के समय में करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस रखिए, आपके लिए बेहतर होगा। मैं आपको 30 साल की उम्र में शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अभी जो है करियर को ज़्यादा महत्ता दीजिए। मान लीजिए कोई अच्छा लड़का घर वाले ढूंढ देते हैं या अच्छा लड़का मिल जाता है, तो विवाह करने में ज़्यादा संकोच मत कीजिएगा, लेकिन कुंडली मिलान करना प्राथमिकता है आपके लिए। लड़का जॉब में होगा या व्यापार में, देखिए लगन कुंडली और नवमांश कुंडली से 2-3 चीज़ें जो नज़र आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। लड़का टेक्निकल बैकग्राउंड से हो सकता है, यानी इंजीनियरिंग वगैरह से हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी वो जॉब कर सकता है, और व्यापार में भी वो हो सकता है। ये 3 चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं आपकी कुंडली से। इंजीनियरिंग, दूसरा लड़का गवर्नमेंट सेक्टर में, और तीसरा वो व्यापार भी करता हो। नवमांश कुंडली इस बात को बता रही है कि व्यापार में होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा है। कंफ्यूजन में रहती है, ग्रास्पिंग पावर वीक है, इसका उपाय क्या है? देखिए जो 5th लॉर्ड है ना, वो शनि की राशि में जाकर के बैठा हुआ। शनि की राशि में बृहस्पति का बैठना बढ़िया नहीं माना जाता है। कोरोना वायरस वगैरह भी जो आए हैं वो ज़्यादातर जो है इसकी वजह से ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। तो कहने का मतलब है कि जो 5th हाउस है उस पर राहु की दृष्टि है, माफ़ी चाहूँगा, और जो 5th लॉर्ड है वो शनि की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, तो इस वजह से परेशानी है। मैं कुछ मंत्र दे दूंगा, सरल से मंत्र हैं वो दे दूंगा, उसको करने से लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आप पंचुअल होकर करेंगी तब लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन कैसा है? वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नजर आ रहा है। थोड़े विलंब के साथ किया जाए या सोच समझ के किया जाए तो फिर उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज थोड़ी सी इनिशियल डेज में परेशानी हो सकती है, वो लगन कुंडली से पता चल रहा है। धन योग कैसे हैं? मैंने बताया था कि महाधनी योग है, लेकिन शनि की वजह से इनिशियली कई बार परेशानी आना या इनकम में बाधा आना ये भी दिखता है, बट ओवरऑल आपके पास धन अच्छा खासा रहेगा। नवमांश कुंडली बहुत बढ़िया है आपकी विवाह के लिए। उच्च का बुध, उच्च का शुक्र केंद्र में है, लगन में गुरु बैठे हुए हैं और सप्तम को देख रहे हैं, ये भी काफी बढ़िया नजर आ रहा है। कुंडली मिलान कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। कुछ उपाय मैं आपको दे देता हूं, कुछ सरल से उपाय हैं, बहुत ही सरल से उपाय मैं आपको दे रहा हूं। गायत्री मंत्र 108 बार प्रतिदिन आपको पढ़ना चाहिए। सूर्य की रोशनी में पढ़िए इसको, संभव हो तो सूर्य की रोशनी में पढ़िए, खड़े होकर के सूर्य के सामने पढ़िए, और इससे आपको लाभ मिलेगा। माणिक्य नाम का एक रत्न आता है, इसको आपको गोल्ड में धारण करना चाहिए, 7 सवा 7 रत्ती का। इसको आपको दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में धारण करिए। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर आपके पास धन हो तो आप कर लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। ओम ऐम सरस्वते नमः, ओम ऐम सरस्वते नमः। इस मंत्र का 108 बार नित्य जाप करना है। ये मंत्र आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा। अगर प्रोनाउंसिएशन संबंधित कोई परेशानी हो तो इंटरनेट पर आप देख लीजिएगा। एम दोनों बार आया है, जो बीच में सरस्वती शब्द है उसके दोनों ही तरफ एम है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा ये मंत्र आसानी से, आप चेक कर लीजिएगा। 108 बार आपको नित्य करना है सुबह के समय में, और जब भी पढ़ने के लिए बैठेंगे तो माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे और इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप करेंगी, फिर पढ़ने के लिए आप बैठेंगी, लाभ मिलेगा। सोमवार को शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगी ओम नमः शिवाय कहते हुए, और भगवान शिव का ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए भगवान शिव को, मतलब स्मरण करते हुए, और भगवान शिव को स्मरण करिए, और उनके माथे पर जो चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं उसका ध्यान करिए। यानी भगवान शिव बैठे हुए हैं, भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा है, इसका ध्यान करिए। चंद्रमा भी बेहतर होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, भगवान शिव की कृपा मिलेगी आपको, राहु जैसे ग्रहों का दोष कम होगा, काफी लाभ मिलेगा आपको। ये प्रैक्टिकल उपाय है, करेंगी। मेडिटेशन करने से हर क्षेत्र में लाभ मिलता है, माइंड हमारा काम हो जाता है, उससे शांत हो जाता है, तो आप फोकस ज़्यादा कर पाएंगे। तो ये उपाय करिए ताकि मेडिटेशन का मेडिटेशन भी हो जाए, चंद्रमा बेहतर भी हो जाए, और भगवान शिव की भी कृपा आपको मिल जाए। बस यही कुछ प्रैक्टिकल उपाय हैं। और माणिक्य रत्न आपके लिए कंडीशनल है, धारण कर सकती हैं कीजिए, नहीं कर सकती हैं कोई बात नहीं। तो बाकी जो आपको दिए हैं वो उपाय जरूर करने हैं।
समय बढ़िया है, इस समय का लाभ उठाइए, जो कमियां हैं उसको दूर करिए, वरना उन छोटी छोटी कमियों की वजह से जीवन का कुछ बहुत बड़ा आप मिस कर जाएंगी। ऐसा मत कीजिएगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 23 वर्षीय युवती की जन्म कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।